हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3। जी हां दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आज हम आपको कराने वाले हैं भारतीय संविधान के अंदर भाग 3। अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं भारतीय संविधान की सीरीज की, तो प्लीज उनको देखिए, क्योंकि हमने भाग 1 और भाग 2 संविधान का करवा दिया है। हमने आपको अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 11 तक कवर करा दिया है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में, जो हमारा मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकारों से संबंधित है, यानी कि भारत में रह रहे प्रत्येक नागरिक के जो मूलभूत अधिकार हैं वो कितने अधिकार हैं, ये अधिकार होता क्या है, मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकारों में क्या अंतर है, हमारे मूल संविधान में कितने अधिकार थे और अभी प्रेजेंट समय में जो हमारा संविधान है उसमें कितने अधिकार हैं। आखिर आप लोगों को, आप एक स्टूडेंट हो और चाहे आप समाज के एक सामान्य नागरिक हैं हमारे भारत देश के, आपको संविधान के मौलिक अधिकारों को तो जरूर समझना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में, आपके विकास के लिए ये अनिवार्य है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने ये, बताओ लाइट चली गई तो देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों को लेकर बात करता है। भारत के मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक अधिकार दे रखे हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी आम नागरिक को पता ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट हो आप या फिर आप एक सामान्य नागरिक हो, आपको अपने मौलिक अधिकार जान लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर अधिकार क्या होता है। तो अधिकार आप ऐसे समझिए कि समाज के द्वारा जो हक या दावेदारी हम किसी चीज पर दिखाते हैं, वो दावेदारी और जो वो हक हैं वो मान्यता प्राप्त होने चाहिए समाज के द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। तो अगर अधिकार है तो अधिकार क्या है? अधिकार किसी चीज के प्रति दावेदारी है या हकदारी है। जब उस हकदारी को या दावेदारी को समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है या फिर एक समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं। इन अधिकारों का संरक्षण करता या इन अधिकारों को प्रोवाइड करवाने का जिम्मा हमारा एक राज्य का होता है, या फिर ये हमारे कानून के अंदर आते हैं कि इनका संरक्षण करता या तो कानून होगा या फिर हमारा कोई राज्य होगा। ये जो हमारे अधिकार होते हैं, एक तरीके से इनको हम सामान्य अधिकार भी कहते हैं। तो चलिए, आखिर ये सामान्य अधिकार हो गए या कानूनी अधिकार भी इनको कहते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार इनसे थोड़ी सी हटकर और बड़ी चीज है। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार भी ऐसे हक या दावे हैं जिनको समाज के द्वारा स्वीकार किया गया है, समाज के द्वारा मान्यता दी गई है। ऐसे हक या ऐसे दावेदारियों को हम कहते हैं कि ये मौलिक अधिकार हैं। लेकिन केवल एक पॉइंट कहने से मौलिक अधिकार नहीं हो जाएंगे। अभी मौलिक अधिकारों के बारे में मैं कई सारी कंडीशन और भी बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकारों में क्या अंतर हो जाएगा फिर। तो मौलिक अधिकार ऐसे हक या दावेदारी हैं, पहला पॉइंट, जो समाज के द्वारा स्वीकृत किए गए हों, पहली बात। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे अधिकार होते हैं, ये जो हमारे अधिकार होते हैं, इनका संरक्षण स्वयं संविधान करता है। जी हां दोस्तों, इनका संरक्षण कौन करता है? स्वयं संविधान करता है, और इनको लागू भी संविधान करता है। जबकि सामान्य अधिकारों को लागू और इनका संरक्षण करता कानून या राज्य होता है। आगे देखिए जरा फास्ट, कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ये सर्वांगीण होते हैं, यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए होते हैं। आपका आर्थिक, आपका राजनीतिक, आपका शैक्षिक, आपका स्वास्थ्य, आपका एक तरीके से राजनीतिक, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में आपका विकास केवल और केवल मौलिक अधिकारों के आधार पर ही किया जा सकता है। अगर आपको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है तो हो सकता है कि आपके संपूर्ण या फिर आपका सर्वांगीण जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आ जाए। एक हमारा बात ये करते हैं कि ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं,
ये आपको, जबकि जैसे हमारे ये अधिकार हैं, इनके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं, जबकि मौलिक अधिकारों के लिए कोई शर्तें नहीं है, बल्कि बस आप मानव हैं, किसी देश के नागरिक हैं। इस आधार पर ही मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार देना उस देश का जिम्मा है, उस देश का कर्तव्य है। तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि अधिकार जो है, सामान्य अधिकार या कानूनी अधिकार, कानून के द्वारा या राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, और ये किसी भी नागरिक के द्वारा अपनी हकदारी या दावेदारी होती है। लेकिन इन हकों को समाज, कानून या राज्य की मान्यता और स्वीकृति प्राप्त होती है। दूसरी तरफ हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इनको भी समाज की स्वीकृति और मान्यता प्रदान होती है, लेकिन इनके ऊपर कोई शर्तें लागू नहीं होती हैं, केवल ये मानव होने के नाते ही आपको प्रदान किए जाते हैं। इनका संरक्षण करता स्वयं संविधान होता है और संविधान ही इनको लागू करता है, जबकि ये एक कानूनी प्रक्रिया के थ्रू हमारे दिए जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों का वर्णन सीधे सीधे संविधान में किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और बातों की, कि मौलिक अधिकार के बारे में कुछ और विशेषताएं जो सवाल पूछे जाते हैं, जहां जो आपको जानने की आवश्यकता है। इनके उल्लंघन पर आप सीधे एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कह रहा है कि भैया अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, मौलिक अधिकार कौन से हैं, तो अभी हम डिस्कस करने वाले मौलिक अधिकार कौन से हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का किसी के भी द्वारा, चाहे वह आपका किसी भी पद का कोई भी व्यक्ति है, सामान्य नागरिक है देश का, अगर आपके मौलिक अधिकारों का खंडन करता है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या फिर आपका शोषण हो रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि सामान्य स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लाइट बड़ा परेशान कर रही है। चलिए आगे देखिएगा, दूसरा पॉइंट ये कि इनमें कटौती की जा सकती है या नहीं। हाँ, मौलिक अधिकारों में सामान्य स्थिति में तो कोई कटौती नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर संसद चाहे तो संसद को अधिकार है, वह मौलिक अधिकारों को बढ़ा घटा सकती है, लेकिन न्याय उचित तरीके से। कैसे? इसमें संसद कटौती कर सकती है, परंतु संशोधन अधिनियम के तहत, सामान्य अधिनियम के तहत नहीं, या सामान्य कानूनी प्रक्रिया के थ्रू नहीं, इसमें विशेष संविधान अधिनियम के तहत संविधान संशोधन किया जाएगा। साथ ही मूल ढांचे, संविधान का मूल ढांचा क्या होता है आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस आधार पर अगर वह संशोधन करती है तो इसका संशोधन किया जा सकता है। एक बात और आपको ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, ये मौलिक अधिकार आपातकाल में अनुच्छेद जो हमारा 20 है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद आपका 20, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 हमारा कहता है गिरफ्तारी के समय में जो आपको अपने संरक्षण के लिए, बचाव पक्ष के लिए जो आजादी होती है। आर्टिकल 21 कहता है आपका दैहिक स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, यानी कि आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 20। तो याद रखिएगा ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, इन आर्टिकल को किसी भी हालात में स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल का मतलब है कि जब देश में आपका परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो पूरी की पूरी सरकारें गिर जाती हैं और सारी की सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है राष्ट्रपति के हाथ में। इसे हमारा कहते हैं आपातकाल की स्थिति हो जाना देश में। अगर आपातकाल की स्थिति हो जाती है तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, छीन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19 के विषय में, ठीक है ना, आर्टिकल 19 के विषय में एक बात कि अगर विदेशों से किसी देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किया गया और युद्ध हो रहा है और ऐसे में आपातकाल लगाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर विदेशों के मतलब कि विदेशों से किसी भी हमारे शत्रु देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण हुआ और इसमें युद्ध हुआ, अगर इसके कारण हमारे देश में आपातकाल लगाया जाता है युद्ध के कारण, तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः याद रखिएगा आर्टिकल 19 हमारा क्या है, पूरी तरीके से स्थगित किया जा सकता है। लेकिन ये आर्टिकल 19 है क्या, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इन एक एक आर्टिकल को मैं धीरे धीरे सारी चीज के मतलब एकदम पूरा तरीके से, पूरा विस्तार रूप से समझाया जाएगा, तो आप प्रॉब्लम मत लीजिएगा। लेकिन अगर आंतरिक विद्रोह हुआ है देश के अंदर,
या सशस्त्र विद्रोह हुआ है, या आंतरिक रूप से गृह युद्ध हो रहा है, या फिर कोई स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है युद्ध जैसी, लेकिन आंतरिक मामलों की वजह से, या सैनिक हमारा एक शासन हो जाता है, ऐसे में आर्टिकल 19 का खंडन नहीं किया जा सकता। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये क्लियर है। आगे बात करेंगे हमारे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने में मतलब उस समय पर हमारे प्रमुख रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में ये 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय पे 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार को भी खंडित कर दिया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्यों खंडित किया गया उसकी भी चर्चा की जाएगी। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है। इनका विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट करके या एक एक अनुच्छेद करके। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा अधिकार है, जो कि 23 से 24 आर्टिकल के बीच में आपको मिलता है। और आपका चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, आपको किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने की, व्यवहार करने की और धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। और आपका आता है अधिकार पांचवा मौलिक अधिकार है कि आपको शिक्षा और अपनी संस्कृति के संरक्षण और शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, आर्टिकल 29 और 30 के अकॉर्डिंग। अब आता है आर्टिकल आपका 6 संपत्ति का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 31, जो कि इस समय पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। यह मौलिक अधिकार ना होके एक सामान्य अधिकार है। और फिर आपका 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आपका 32 आर्टिकल के तहत आता है। इस प्रकार से अगर एक आर्टिकल हमारा हट गया है 31, यानी कि एक मौलिक अधिकार संपत्ति का हट गया है, इस प्रकार से आपके 6 मौलिक अधिकार रह जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा। हम एक एक पॉइंट को, यानी कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एक एक करके आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।